सो गाइस टिल नाउ वी हैव लर्नड व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ऐसा अपन ने देख लिया था कि मतलब स्टॉक मार्केट होता क्या है, फिर एक्सचेंजेस वगैरह से पूरा देख लिया, ब्रोकर वगैरह क्या होता है। अभी आज है ना, ये देखते हैं कि अपन को इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है, लाइक व्हाई व्हाट इज द नीड टू इन्वेस्ट, व्हाट डिफरेंस कैन इन्वेस्टिंग मेक इन योर लाइफ। ठीक है, तो बेसिक फंडा जो है इसका स्टॉक मार्केट का वो अपन आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो एक बार फिर से कंटेंट देख लेते पूरा। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज द नीड टू इन्वेस्ट, देन वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज एन इंडेक्स and the market participants, who all people participate in the market, and then the need of regulator. This is an important concept. Okay, then the stock market regulators and the corporate actions. This is also one of the important concepts. Okay, so let's move to the need to invest. Okay, सो एक बेसिक सिनेरियो कंसिडर करते कि मान लो तुम्हारी एक कंपनी में जॉब है ना, तो और वो कंपनी तुमको पे कर रही 50,000 पर मंथ, विच मेक्स इट 6 लाख पर एनम। तो ये एक एवरेज पैकेज होता है कोई भी एक डिसेंट कॉलेज का, लाइक फॉर पी आई सी टी इट इज नियर अबाउट 6 लाख पर एनम। ठीक है, तो मान लो तुम एक ऐसे कंपनी में प्लेस्ड हो जहाँ पे तुम्हारी इनकम 6 लाख पर एनम है, तो तुम मतलब 50,000 पर मंथ कमा रहे हो। ओके, तो और तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है, जो तुम्हारी कंपनी है, वो पर ईयर तुम्हारे सैलरी में 10% की हाइक क्रिएट कर रही है, मतलब 10% से तुम्हारी सैलरी हर साल बढ़ रही। तो मतलब फर्स्ट ईयर तुम्हारा एक साल हो गया और पहले ईयर में तुम्हारी सैलरी थी 50,000 पर मंथ। तो नेक्स्ट ईयर तुम्हारी क्या सैलरी होगी, लाइक वो 10% अगर इंक्रीज कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर क्या सैलरी होगी तुम्हारी। बेसिक कैलकुलेशन है। 55. हाँ राइट। 6,60,000. बराबर। तो तुम्हारी सैलरी हो जाएगी 55,000 पर मंथ। ओके, और मान लो कि तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 8% पर ईयर से बढ़ते जा रहा है। ओके, ये अपन अजम्पशंस कर रहे हैं फिलहाल, फिर अपन देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। और तुम सोच रहे हो कि अभी तुम 30 ईयर्स के हो, मान लो अभी 30 ईयर्स के हो गए, एंड तुम्हारा ये प्लान है कि 50 ईयर्स तक तुमको रिटायर होना है। तो अभी तुम्हारे पास 20 साल अभी भी है, और वो तुम्हारे पास वो जो जिस कंपनी में काम कर रहे हो, और फिलहाल तुमको वो 50,000 पर मंथ का पेमेंट कर रही है। ठीक है, तो अभी तुम्हारा प्लान है कि थोड़ा अभी सेविंग्स का वगैरह स्टार्ट करते। जो भी तुम्हारा खर्चा है तुमने अभी तक निकल दिया, लाइक तुम घर वगैरह खरीदोगे या फिर तुम कार वगैरह कुछ खरीदोगे, वो सब तुम्हारा हो गया। अभी तुम सेविंग्स पे तुम्हारी जो स्पेंडिंग है वो थोड़ी बेसिक स्पेंडिंग तो चालू रहेगी, बट तुम थोड़ा सेविंग भी कर रहे हो अभी। ठीक है ना। तो ठीक है, अभी यू डोंट इंटेंड टू वर्क आफ्टर यू रिटायर। मतलब 50 साल के होने के बाद तुम कुछ काम नहीं करोगे, बस तुमने जो 50 ईयर्स तक अभी तुम्हारे पास जो 20 साल बचे उसमें तुम सेव करोगे, और वही तुम उसके बाद यूज करोगे। उसके बाद तुम्हारा कोई इनकम सोर्स नहीं रहेगा, वो जो तुम्हारा सेविंग्स है उसी से तुम्हारी सारी एक्सपेंसेस तुम उस पर मैनेज करोगे। ठीक है, द कैश बैलेंस ऑफ ₹20,000 पर मंथ इज रिटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कैश। मतलब तुम 20,000 जो है तुम्हारे 50,000 पर मंथ है ना, उसमें से तुम 20,000 तुम सेव करके रख रहे हो, और बाकी 30,000 तुम तुम्हारे एक्सपेंसेस पे पूरा यूज कर रहे हो। तो अब अगर हमने अभी एक अजम्पशंस कंसीडर किए ना, तो अभी देखते कि बाय द एंड ऑफ 50 ईयर्स तुम्हारे पास कितनी सेविंग्स होती है। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट ईयर तुम्हारे पास तुम्हारा जो इनकम सोर्स था, मतलब जो तुम्हारा इनकम था वो था 6 लाख पर एनम। तो और तुमने अगर फिर अपन उसमें से कंसीडर करेंगे, तुम 60% उसमें का ये स्पेंड कर रहे हो और बाकी 40% तुम ये कर रहे सेव कर रहे। ठीक है, तो फिर तुमने कैश फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में तुम कैश रिटर्न करोगे 2,40,000। ठीक है, तो फिर वैसे करके जो तुम्हारा उसके बाद मतलब 32 ईयर के जब तुम होगे, तो वो ईयर में तुम स्पेंड करोगे, तुम्हारी जो सैलरी होगी वो 10% से बढ़ रही है अभी हर साल। तो फिर नेक्स्ट ईयर तुम्हारी सैलरी हो जाएंगी 6,60,000 पर एनम। ओके, और तुम स्पेंड करोगे 3,88,800, और जो तुम्हारी सेविंग रहेगी वो रहेगी 2,71,200। अभी ऐसे करते करते तुम्हारी हर साल स्पेंडिंग बढ़ रही है 8% से, और तुम्हारी जो सैलरी बढ़ रही है वो 10% से। अभी ये पूरा सिनेरियो हमने कंसिडर किया है। और बाय द एंड ऑफ जब तुम 50 साल के हो जाओगे, तो अभी तुम्हारा जो टोटल का तुमने जो टोटल अभी तक सेविंग्स जमा किए वो तुम्हारे यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो एंडिंग में कैलकुलेशन करके रखा है, विच इज वन करोड़ सेवेंटी एट 1,78,00,000
90,693। ओके, तो जब अगर तुम्हारा 40% जो तुम्हारा इनकम है पर एनम, उसमें से अगर तुम 40% सेव करते जा रहे हो और पूरा हार्ड कैश में सेव कर रहे हो, कुछ भी किधर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बस तुम वो सेविंग डायरेक्ट बैंक में जमा करते जा रहे हो, या फिर तुम डायरेक्ट हार्ड कैश में रख रहे हो समझो, तो बाय द आफ्टर 50, जब तुम 50 के हो जाओगे तब तुम्हारे पास 1.7 सीआर के अराउंड तुम्हारे पास कैश रहेगा। ठीक है। अभी इसका जो इसमें एक फॉल्ट है, पता है क्या मतलब, एक ये क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा एक उसमें तुमको ये मिल जाता, लाइक देखो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, 20 साल के बाद तुम्हारा जो 1.7 सीआर का तुमने वो अमाउंट जमा किया है, वो तुम्हारा उसकी एक्चुअल वैल्यू उतनी रहेगी, वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास पूरा हार्ड कैश पड़ा था ना, तो फिर उसकी वो इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू थोड़ी कम कर देगा। और अगर हम 1.7 सीआर ही कंसीडर करें कि तुम्हारे पास अब 50 ईयर्स के बाद तुम्हारे पास 1.7 सीआर पड़ा हुआ है, तो अगर तुम्हारे अपन सेम एक्सपेंसेस भी कंसीडर करें, तो इसके बाद भी तुम सिर्फ 8 ही साल ये कर सकते, पूरा पूरा 8 साल कंटिन्यूस तुम 1.7 सीआर ये कर दोगे स्पेंड, अगर तुम्हारी ये ऐसी एक्सपेंसेस कंटिन्यू रही तो। फिर 8 ईयर्स इज नॉट, मतलब उतना अच्छा नहीं है ना, तुमको तुमको क्या पता, तुमको शायद आगे भी और कर लग सकता, और तो तुम्हारी थोड़ी सेविंग ज्यादा होनी चाहिए ना, 1.7 सीआर इज नॉट इनफ। ओके, तो अभी यहाँ तक सबको समझा कि हमने कैसा क्या कंसिडर किया था, अजम्पशंस वगैरह सबको समझा? हाँ ठीक हाँ है। हाँ भाई। भाई। यस भाई। ओके, तो अभी हाँ अपन क्या करेंगे कि instead of saving the money in the form of hard cash, we will invest our money, okay, in the stock market. So okay, let us consider that instead of saving the money in the hard cash, you were investing that money into the stock market. Now, अगर हम एवरेज पकड़े ना अभी तक, तो एनुअली जो ग्रोथ रही है अपने स्टॉक मार्केट की, तो वो 12% रही है, अराउंड 12% के आसपास ही है, अगर गूगल कर लेना, अगर मुझे एकदम एक्यूरेट नहीं पता, बट अराउंड 12% है। तो अभी तुम जो भी तुम्हारे पास सेविंग था, वो तुम हार्ड कैश में नहीं रख रहे, तुम सारा सेविंग अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते जा रहे, लाइक पर ईयर जो भी तुमने फर्स्ट ईयर में 20,000 पर मंथ तो तुम निकल रहे थे, तो फिर वो तुम 24,000 पर एनम तुम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते जा रहे। ओके, और अगर हम अभी कंसिडर कर रहे हैं कि 12% रिटर्न वो दे रहा है स्टॉक मार्केट हमारा, तो फिर अभी देखते हैं कि हमारे पास बाय द एंड ऑफ, अभी जब तुम 50 ईयर्स के हो जाते हो, तब तुम्हारे पास कितना ये रहता है। अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट ईयर का जो तुमने कैश रिटर्न किया था वो था 2,40,000, और अगर हमने वही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर आफ्टर 20 ईयर्स दैट 2,40,000 विल बिकम कितना दिख रहा है ये? इज इट 2 करोड़? नो, नॉट 2 करोड़, इट इज आई थिंक 20 लाख, अराउंड 20 लाख 67,000। ओके, तो और सेकेंड ईयर में देखते हैं, तुम्हारी अभी इनकम भी 10% से बढ़ रही थी, ठीक है ना, तो फिर वो तुम्हारी अभी नेक्स्ट ईयर इनकम रहेगी 6,60,000 पर एनम। तो अभी तुमने वही किया, कुछ नहीं, अपना जो सेविंग था वो तुमने फिर से इन्वेस्ट कर दिया, और मार्केट में और उसने 12% का ग्रोथ दे दिया, तो नेक्स्ट ईयर तुम इन्वेस्ट कितना करोगे? 2,71,000 इन्वेस्ट करोगे, और उसका फिर 12% रिटर्न तुमको आ जाएगा, मतलब 20 ईयर्स के बाद तुमको उतना रिटर्न, वो 2,71,000 जो तुमने इन्वेस्ट किया था, वो 20 ईयर्स के बाद बन जाएगा 20,85,519। ओके, तो अभी हर साल अपन ऐसे ही कंसिडर करते जा रहे हो, और तुम सारा जो तुमने कैश रिटर्न किया है वो तुम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते जा रहे हो। ठीक है। अभी बाय द आफ्टर 20 ईयर्स, अभी कैलकुलेशन करेंगे तो फिर अपने को जो मिलता है ना टोटल अमाउंट, वो अपना जाता है अराउंड 4.26 करोड़ सीआर के आसपास। तो इजंट इट बेटर देन सेविंग द मनी इन हार्ड कैश? मतलब ये अराउंड 2 टाइम्स है अपना जो अपन ने पहले किया था ना, उससे 2 टाइम्स है, शायद उससे ज्यादा है थोड़ा। ठीक है, समझा सबको कि मतलब इन्वेस्ट करने में क्या है, लाइक तुम हार्ड कैश जमा करके रख रहे हो, और अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा मतलब कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो बैंक्स भी तुमको उतना रिटर्न देंगे, बट बैंक्स का रिटर्न शायद, मुझे नहीं लगता, मोस्टली इट इज अराउंड 6 to 7% ऐसा रहता है, अगर एफडी भी करोगे तो। यहाँ तक सब समझा सबको? भैया 12% कैसे निकाला आपने? हाँ, एनुअल इनकम ग्रोथ है, लाइक सॉरी एनुअल ग्रोथ है वो स्टॉक मार्केट की, लाइक अगर तुम डेटा देखोगे ना, तो अगर हम मान ले कि 1 साल के बाद अगर तुम 10 साल का पकड़ो या फिर 20 साल का पकड़ो, तो वो डिपेंड करेगा कि तुम मतलब प्राइस की हाइक देखो। अभी
शायद 40 साल पहले, मेरे को पता नहीं, जब वो हर्षद मेहता का केस हुआ था, तब शायद सेंसेक्स 4000 के अराउंड घूम रहा था। शायद 4000 ही था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। और अभी अगर मान लो कि किसी को एग्जैक्ट नंबर याद होगा तो बता दो मुझे, क्योंकि मुझे शायद लगता है 4000 के अराउंड ही था। तो हाँ, अभी 4-5 के पास ही था। हाँ, तो ठीक है। तो फिर अभी हो गए उसको, अभी उसको 30 साल हो गए, समझ लो। हाँ, 30 साल हो गए। अभी अभी सेंसस कहाँ पे पड़ा है? 51 52 के अराउंड पड़ा होगा, शायद अभी कम हो गया होगा। उसको अपन एवरेज निकालते हुए उसका, फिलहाल के लिए मैंने 20% कंसिडर किया है, बट अभी का मार्केट पता नहीं कितना ये हो गया है, तो एक बार देख लेते हैं अपन। Guys, just answer some of the basic questions. Like, what do you think? How much you can generate in daily market? In a worst case, if you start trading, then how much you can generate? 2 to 5K daily. No, इट डिपेंड्स ऑन योर trading in इन्वेस्टमेंट, percentage. परसेंटेज में होता 1 to 2%. Okay, Less so than we will consider 1%. Okay, less than less than yes. we'll less consider than 1%. 1%. Okay, okay. Okay, 1%. So for a month, we have 22 market days. So we'll consider not 22%, but 10%. Okay, for a month. Considering all your losses, brokerages, a trader can generate 10% in a month, right? Right. Yeah. So if you start compounding it for a year, can you say me the multiplying factor? What the interest you will get if you invested 10,000 rupees in the first month? अरे देख, स्टार्टिंग में समझ आज तेरे पास 10,000 रुपए दिए, तू टारगेट रख रहा है डेली मुझे सिर्फ 1% रिटर्न्स चाहिए। चल, कभी लॉस हो गया, कभी ट्रेड्स गलत गए, तो पूरे महीने में 22 वर्किंग डेज होते हैं और तू 10% ही जनरेट कर पाया, तो हम 10% कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? तो 10% अगर कंपाउंडिंग करते जाते, छोड़ो कंपाउंडिंग मत करो, सिंपल इंटरेस्ट पकड़ो स्टार्टिंग में, तो भी 10,000 के 10% हर महीने पकड़े तो भी ईयर एंड में 120% रिटर्न्स मिलते हैं, मतलब 22,000 पे लेके रहता है। पर ठीक है, अपने को वो भी नहीं पकड़ना है, अपने को सिर्फ 50% रिटर्न्स फॉर ईयर पकड़ने हैं, ठीक है? 120 की जगह 50%। सो अगर फॉर अ मंथ पकड़ा तो 4% या फिर 4.5 मैक्स, तुम्हें मंथली 4.5% इंटरेस्ट जनरेट करना है, या फिर प्रॉफिट बुक करना है तुम्हारे इनिशियल कैपिटल पे। क्या ये पॉसिबल है क्या? हाँ है। Like every week you need to generate 1% profit, but you need to be consistent in that. हाँ, ओके। थोड़ा कंफ्यूजन है। इस चीज में आप बोले थे ना कि वो अपन ऐड करेंगे तो फिर वो उतना होगा 4% और 1% जो पर मंथ ग्रोथ है इन्वेस्टमेंट वाली। देख देख देख, मैंने सिर्फ इतना बोला, अगर तेरे पास इनिशियल कैपिटल 10,000 रुपीज दिया और तुझे अगर डेली 1% का टारगेट दिया, अगर वो अचीव नहीं हो रहा है, मतलब रोज कंटिन्यूअसली 1% अचीव नहीं हो रहा है, तो अपन मंथली 22 वर्किंग डेज होते हैं मार्केट के, उसमें से 22 में से लेट्स कंसिडर कि 10% ही तुम्हारा प्रॉफिट जनरेट हुआ इनिशियल कैपिटल पे, और अगर एनुअली पकड़े तो 120% होता है। हाँ भैया। 120% होता है, ठीक है? हमें 120% भी कंसिडर नहीं करना है, हमें सिर्फ 15% कंसिडर करना है, ठीक? हाँ 50% आई मीन। तो 50% अगर तू 12 मंथ्स में जनरेट कर रहा है, तो पर
पर मंथ कितना जनरेट कर रहा है? 4.5। हाँ ठीक है भैया, समझ गया। हाँ, तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, अगर 4.5 तो मंथली जनरेट कर रहा है तो बेसिकली ये पकड़ा जाएगा कि हर वीक तू 1% जनरेट कर रहा है, और 1% फॉर अ वीक एक नया कोई ट्रेडर भी जनरेट कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और क्या तुम्हें लगता है कि 50% रिटर्न्स इन अ ईयर इज नॉट गुड? भैया एंड बैंक 50% इज आल्सो द 10 वर्स्ट टाइम्स केस, ज्यादा ठीक है। है ना? क्या क्या? 120% अपन ने एवरेज पकड़ा था। हाँ, तो बहुत अच्छा है। 120% मैंने सिंपल इंटरेस्ट में बोला। देखो होता क्या है कि लोग मतलब अगर 10,000 कैपिटल है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक से मेंटेन नहीं करते और कॉन्सिस्टेंट नहीं रहते। मतलब लालच आती है लोगों को कि भाई आज 10,000 है, मुझे इसी वीक 20,000 करना है। तो भाई पहले दिन वो करता है 10,000 के 12,000 कर लेता है, दूसरे दिन भी उसे अच्छा प्रॉफिट होता है 15,000, वो और रिस्की ट्रेड्स लेता है, 15,000 का हो जाता है सीधे से 7,000। तो ये चीज मत करना कभी। और बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, ठीक है, सेविंग्स के लिए जितने तुम्हें डेली यूज के लिए लग रहे उतने रहने दो। बाकी अगर तुम मार्केट में डाल रहे हो तो बैंक अकाउंट में पड़े पड़े पैसे डबल तो नहीं होने वाले हैं, एटलीस्ट उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न्स मार्केट में मिलेंगे। तो बस ये एक चीज है, क्योंकि मार्केट कभी भी इन्फ्लेशन की वजह से तो बढ़ेगा ही, भले ही कंपनी की ग्रोथ रेट 0 हो। जो बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देती है उससे तो बेटर रेट है इन्फ्लेशन का। कभी भी मतलब अगर तुमको एकदम सेफ ही खेलना है तो भाई ब्लू चिप्स यूज कर लो। ब्लू चिप्स भी एनुअल रिटर्न्स मिनिमम 12% देती है, कि कोई भी ब्लू चिप स्टॉक की हिस्ट्री चेक कर लो। आई एम सेइंग मिनिमम 12%। सो अगर सेविंग ब्लू अकाउंट्स मतलब क्या? क्या ब्लू चिप्स मतलब? ब्लू चिप्स मतलब जूनी कंपनीज जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है, जिसका मार्केट कैपिटल ज्यादा है, बेसिकली द कंपनीज विच आर इंक्लूडेड इन निफ्टी 50। और अगर तुम्हारे पास स्टार्टिंग कैपिटल उतना नहीं है तो तुम मिड कैप में भी जा सकते हो, नहीं लार्ज कैप में करना है तो। If you go on NSE website and search what are all mid cap companies, what are large cap companies, you will get all the information there. तो बस यही बोल रहा कि भाई अगर दिन का टारगेट भी 1% रखा ना, और अगर उसकी कंपाउंडिंग करते गए तो एनुअली तुम्हारे जो रिटर्न्स है, जो कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल, उसका 3 टाइम्स तुम्हें एक साल बाद दिखेगा। मतलब अगर मंथली 10% भी कंसिडर कर रहे हो तो। हाँ, कोई और कह अगर तुम स्टॉक मार्केट में तुम्हारी सेविंग्स इन्वेस्ट भी कर रहे हैं ना, दैट मीन्स कि यू आर सपोर्टिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। मतलब तुम अगर तुम्हारा पैसा कंपनी में डाल रहे तो फिर तुम ब्लू चिप कंपनी में डालोगे, मतलब ब्लू स्टॉक में डालोगे, और वो कंपनी अच्छी रहेगी, लाइक रिलायंस वगैरह, टीसीएस वगैरह। ये कंपनीज कैसे है कि बाहर के देश का पैसा अंदर लाते हैं, मतलब अपने इंडिया में लाते हैं, तो फिर यू आर सपोर्टिंग आवर इकोनॉमी, और फिर अच्छा भी कर रहे हो तुम। तुम्हारे तुम्हारे पास रिटर्न भी अच्छा आ रहा है, इंस्टेड ऑफ सेविंग योर मनी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कैश। इन्वेस्ट like करना अच्छा, तुम्हारा रिटर्न भी सही है और तुम this सपोर्ट भी। is for the ones who just want trading or investing as their passive income. लाइक बहुत ही ज्यादा भाई मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है, मैं क्या करूं उसका, तो भाई वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो। और अगर किसी को पूरे मार्केट के सेंटिमेंट्स वगैरह समझना है, जिसको मार्केट को वन टाइप सोर्स ऑफ इनकम रखनी है, तो वो ट्रेडिंग करेगा ऑब्वियसली। तो ट्रेडिंग में अगर तुम दिन का पकड़ते हो तो लाइक अभी तक तो भी ऐसा समझा गया है कि 2% डेली निकालना आसान है ट्रेडिंग में। तो भी अगर ह्यूज कैपिटल है देन द टारगेट लाइक द कैपिटल इज समथिंग लाइक, if it is 1 crore, so we can't take the risk of
2%, राइट, 2 लाख की रिस्क नहीं ले सकते, तो वहां पे उनका टारगेट होता है, वो तब करते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ये चीज होता है कि छोटा प्रॉफिट लो, 0.5% और 1%, और उसमें बहुत कुछ, मतलब अगर डेली 1% भी प्रॉफिट ले रहे हो या फिर 0.5% भी ले रहे हो, तो 1 ईयर का 0.5% इज 50,000। तो 50,000 उसका डेली अगर जनरेट हो रहा है, और ऐसे ही वो कंपाउंडिंग करते गया, तो उसका कैपिटल भी डबल हो सकता है आफ्टर एन ईयर। बट लोग क्या यूजुअली क्या करते हैं कि जो बिगनर्स होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो टारगेट करते हैं 10%, 20% डेली। और उसमें सीन ये होता है कि 10%, 20% अगर तुम्हारा टारगेट है, तो तुम्हारा रिस्क भी उतना है। अगर तुम रिवॉर्ड उतना सोच रहे हो, तो रिस्क भी उतना है। और जब कैपिटल कम हो जाता है, लाइक 10,000 से 9,000 हो गया, तो 1,000 रुपीज इज नॉट 10% ऑफ 9,000, राइट? इट्स मोर देन 10%। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे 10,000 का 10% है 1,000, तो वो 11,000 पे रीच हो सकता है। एंड 10,000 का 10% 1,000 होके 9,000 पे भी जा सकता है। पर capital का होने बाद, जैसे समझो तुम्हारा 9,000 हो, again you want to generate 10%, so you will generate only 900 rupees, not the 1,000 rupees. So capital बढ़ाने में जितनी मेहनत लगती है ना, उतने आसानी से कैपिटल तुम कम कर सकते हो। तो कभी ये मत सोचना कि ये लॉस है, ठीक है, बाद में कवर हो जाएगा। पहले ये देखो कि कहाँ गलत जा रहे हो, और कभी भी मार्केट में एंट्री करने से पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ध्यान में रखना। और कभी भी हाई टारगेट्स मत रखो। पहले दिन 10,000 रुपीज पे 1 रुपी भी जनरेट हो रहा है, दैट्स बेटर देन लूजिंग सम मनी। और अननेसेसरी ट्रेड्स, अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट कहीं भी मत करना। तो बस आखिर कंक्लूजन ये है कि सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से अच्छा डीमैट अकाउंट में रखो, सेम ही है। अभी ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ गया कि व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन इंडेक्स, व्हाट इज एन इंडेक्स। अभी देखो, जो स्टॉक्स की जो मूवमेंट या फिर ग्रोथ होती है वो ठीक है, तुम इंडिविजुअल कंपनी की देख सकते ना, और मतलब कि कौन सी कंपनी कितनी ग्रो कर रही है, और जो कंपनी अगर हमारी ग्रो करेगी तो इसका मतलब है कि हमारी कंट्री भी ग्रो कर रही है, ठीक है, क्योंकि द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द हाउ द कंपनीज आर परफॉर्मिंग, लाइक द टॉप कंपनीज आर परफॉर्मिंग। तो अभी तुम्हारी जो जो अभी मार्केट जो चल रहा है, अगर उसका तुमको तो मतलब एवरेज ग्रोथ देखना है कि मतलब मार्केट कहाँ पे मूव हो रहा है, कैसा मूवमेंट आ रहा है मार्केट में, मार्केट प्रॉपर बुलिश जा रहा है या फिर बेरिश जा रहा है, मतलब ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर प्राइस डिक्रीज हो रही है, वो भी तुमको कैलकुलेट करने के लिए तुम एक कंपनी तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी कैसा रहता है कि ऑटो सेक्टर कभी कभी बहुत बूम करता है, मतलब 10%, मतलब 3% ऊपर रहेगा किसी दिन, सारे स्टॉक 3% ऊपर रहेगा, या फिर कभी कभी कोई दूसरा सेक्टर, मतलब आईटी सेक्टर कभी कभी फिर उसी दिन -2% या फिर -4% तक भी जा सकता है। तो अगर तुम सेपरेट सेपरेट सेक्टर का भी कंसीडर करोगे तो फिर तुम बता नहीं सकते ना कि तुम मतलब मार्केट की मूवमेंट कैसे जा रही है, या फिर ये अपन एक हफ्ते या फिर एक महीने के लिए भी कंसीडर कर सकते। बट अगर तुमको टोटल ग्रोथ देखनी है कि मतलब कैसा क्या मूवमेंट आ रहा है मार्केट में, ग्रोथ कैसी, तो उसके लिए तुमको एवरेज निकालना पड़ेगा। और वो एवरेज निकालने के लिए एक तो अपन ऐसा कर सकते कि मतलब जितने भी अपन ऐसे अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक उठा सकते हैं या फिर कंपनीज उठा सकते हैं, और वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उनका अपन एवरेज निकालेंगे। तो वो जो एवरेज आएगा, मतलब फिर हर हर बार एवरेज निकाल के फिर जो ग्रोथ आ रही है वो एवरेज प्राइस में, वो तुम्हारा इंडिकेट करेगा कि मतलब अपना स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, मतलब कंट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, इन अ सिंपल वर्ड। तो ठीक है, इंडेक्स वही डिफाइन करता है कि तुम्हारा जो इंडेक्स का मतलब होता है कि तुम कुछ स्टॉक लोगे, उनके जो प्राइस है उनका एवरेज करोगे, और फिर वो तुम्हारा बस इसके लिए होता है, उसका मेन इंटेंशन होता है इंडेक्स के लिए कि तुम्हारी जो मार्केट की ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में, बस वही देखने के लिए होता है। अभी जो फेमस इंडेक्स है हमारे इंडिया में वो दो है, एक है सेंसेक्स वो जो कि बीएसई का है, और एक निफ्टी 50 जो कि एनएसई का है। और सेंसेक्स में क्या होता है कि जो टॉप 30 कंपनीज है बीएसई के अंडर, जो भी टॉप 30 कंपनीज या फिर उनके क्राइटेरिया रहते हैं कि मतलब
सेंसेक्स में कौन सी कंपनी रखनी है, वो बीएससी पूरा डिसाइड करता है कि मतलब कौन सी कंपनी रहेगी, वो सर्टन क्राइटेरिया अगर कोई कंपनी पास कर रही है तो ही वो सेंसेक्स में उनको ये करेगी, और फिर वो 30 कंपनीज का वो एवरेज निकलते। और सेम इन निफ्टी, बट यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज को कंसिडर करते इंस्टेड ऑफ 30, जो कि सेंसेक्स में करते थे। और फिर अलग अलग इंडेक्स रहते हैं, लाइक सेक्टर्स के इंडेक्स रहते हैं, आईटी का भी इंडेक्स रहता है, एक निफ्टी आईटी करके होगा, और एक ऑटो सेक्टर का भी अलग रहेगा, ऐसे अलग अलग सेक्टर रहते हैं। बट जो मेन है इंडिया में वो यही है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। और बैंक निफ्टी करके बहुत फेमस है, इसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है ऑप्शंस में, ये सबसे ज्यादा फेमस है। मतलब अगर ट्रेडिंग के हिसाब से कंसिडर करें तो बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। अभी यहाँ पे स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स आते हैं। अभी कौन कौन लोग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक हु ऑल आर द पीपल हु इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, उनके भी अलग अलग ये मतलब डिफरेंशिएट किया उनको, वो हम देखेंगे। द स्टॉक मार्केट अट्रैक्ट्स इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। मतलब इन जनरल लोग क्या करते हैं कि अपना कैपिटल, जो अगर उनके पास कोई कैपिटल पड़ा है तो उसको फिर वो इन्वेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट इन हार्ड कैश, जो हमने पहले कंसेप्ट ये किया था कि नीड, व्हाट इज द नीड टू इन्वेस्ट। तो उन लोगों ने वो चीज पकड़ ली है, उनको पता है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्ट यहाँ पे किया तो फिर रिटर्न्स अच्छे आते। तो जो कैपिटल उनके पास है, और ऐसे बहुत लोग रहते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में कैपिटल रहता है, तो वो सेव क्यों करे, है ना। वो इन्फ्लेशन उनका पूरा कैपिटल खा जाएगा, उनकी वैल्यू कम कर देगा। इंस्टेड ऑफ दैट दे इन्वेस्ट देयर मनी इन स्टॉक मार्केट। अभी कौन से टाइप के पार्टिसिपेंट्स रहते हैं वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहला है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स। तो ये यार कॉमन लोग होते हैं अपने जैसे, है ना, जो जिनके पास मतलब थोड़ा कम कैपिटल होता है, जो कभी कभी डेली या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कभी ये करते, लाइक द पीपल विथ लेस कैपिटल, जो अपन है, मतलब जिनका मेन पर्पज होता है कि मतलब टू जनरेट सम इनकम, है ना। मतलब जो अपनी सेविंग्स है उसमें अपन पैसा पूरा स्टॉक मार्केट में डाल देंगे, और फिर उसमें से जो भी रिटर्न आएगा अपन उसको फिर या तो कंपाउंडिंग करेंगे, बार बार इन्वेस्ट करते जाएंगे, ताकि अपने पास आफ्टर 10 और 20 ईयर्स अपने पास एक अच्छा अमाउंट रहे अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग, ऐसा कुछ। ठीक है। और उसके बाद आते हैं एनआरआईज और ओसीआई, जो कि बाहर की कंट्री में बिलोंग करते हैं, और वो इंडियन मार्केट्स में ये करते, मतलब इन्वेस्ट करते, या फिर वो मतलब वो किधर भी कर सकते, उनको एक्सेस रहता है। इंडिया के बाहर अगर जाओगे तुम तो तुम फॉरेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते, लाइक जो फॉरेन के एक्सचेंजेस रहते हैं वहाँ पे भी तुम इन्वेस्ट कर सकते। और वो इंडिया के अंदर भी उनका ये चलता है, मतलब जो इंडियन मार्केट है उसमें भी वो इन्वेस्ट कर सकते। उसके बाद आते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। अभी ये जो होते हैं ना, ये ऐसा मान लो कि जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है बट बेस्ड इन इंडिया, और दे हैव ह्यूज कैपिटल, तो वो क्या करते हैं अपने अपने और अपने ही इसमें अपने कंट्री के स्टॉक एक्सचेंजेस में अगर वो इन्वेस्ट कर रहे तो दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, दे आर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। और उसका एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है LIC ऑफ इंडिया, जो कि मतलब पूरा जो कैपिटल उनके पास जाता है ना, तो फिर वो क्या करते हैं इंडियन मार्केट में पूरा इन्वेस्ट करते हैं उसको, तो वो डोमेस्टिक कंपनी है। ओके, तो फिर उसके बाद आते हैं डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये सबको पता ही होगा कि जो अपन जो भी म्यूचुअल फंड्स में जो भी पैसा डालते हैं तो वो दीज आर nothing but domestic asset management companies. They have their experts who have huge amount of knowledge about the market, and they know where to invest, like what will be the proper way to invest and where they can generate maximum amount of returns. Okay, so they take money from you, they invest in the stock market, and they invest in such a way that they give you the maximum returns, and they keep some percentage of that returns with themselves, and they give you the maximum returns to you. सो दीज आर नथिंग बट द म्यूचुअल फंड। जो भी तुम म्यूचुअल फंड डाल रहे वो होते हैं कि डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है। ठीक है, वो यूटीआई हो गया, SBI म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गया, ये सब पूरे तुम्हारे डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर आते हैं। और फिर होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अभी ये लोग कौन से रहते हैं कि जो बाहर के कंट्रीज में बेस्ड है, जो इंस्टीट्यूशन है वो बाहर के कंट्रीज में बेस्ड है, बट दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। लाइक इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वी ऑल नो दैट, एंड देयर आर सम कंपनीज व्हिच नीड इन्वेस्टमेंट्स, लाइक if they think that there is a company, like let's take an example of Wipro. अगर बाहर की कोई कंट्री है and they think that Wipro has a huge potential and this company can grow in the coming years, so वो क्या करेगी कि वो जो बाहर के मतलब समझ लो यूएस की कोई कंपनी है, तो वो क्या करेगी कि विप्रो में पूरा उनका जो कैपिटल है ना वो इन्वेस्ट कर देगी, और वो कुछ साल के बाद वो मतलब वो कुछ स्टेक खरीद लेगी विप्रो के अंदर, और
वो उनका कुछ स्टेक खरीद लिया तो फिर जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर शायद कुछ साल के बाद वो एक तो पूरा पैसा निकाल बेच देंगे वो शेयर्स, या फिर उनको पता है कि इंडिया में ह्यूज पोटेंशियल है तो फिर वो कुछ नहीं, उनके जो इनकम से विप्रो के, वो उनके पास ले सकते हैं ना। एक बार उन्होंने स्टेक खरीद लिया मतलब वो दे आर द नथिंग बट द ओनर्स ऑफ दैट कंपनी। सो दीज आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विच थिंक दैट देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन दिस कंट्री, तो फिर इस कंट्री के मार्केट में अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसा। तो यही थे जो भी पार्टिसिपेंट्स रहते, मतलब टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट इन स्टॉक मार्केट। हाँ ठीक है, अभी देखते हैं वो नीड रेगुलेटर क्या होता है। लाइक अभी देखो, जो मार्केट में जो भी लोग आते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं वो मार्केट के, उनका मेन एम क्या रहता है कि मार्केट से ज्यादा से ज्यादा अपन इनकम रिटर्न उनको लेना है। तो फिर अभी जब भी नहीं क्या पैसों की बात आती है तो वी नो दैट इमोशंस कम इनटू पिक्चर, और इमोशंस कम इनटू पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ ग्रीड एंड फियर। तो फिर मतलब कोई भी कुछ भी रहो, अगर कोई पैसा लग रहा है तो फिर उसको कुछ भी करके रिटर्न चाहिए, तो फिर लोग नहीं क्या बैड प्रैक्टिसेस भी यूज कर सकते। लाइक वो होता है, अगर तुम देखोगे ना तो कोई क्या करेगा कि अगर अपन जब भी मार्केट में जाते हैं तो अपन देखते हैं कि कौन कितना बाय कर रहा है, कौन मतलब कौन से स्टॉक पे ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं या फिर किसको ज्यादा सेल कर रहे हैं। अगर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा ये मार्केट में ये कंपनी पे ज्यादा बाय के ऑर्डर आ रहा है तो मतलब इसमें पोटेंशियल है कि ऊपर जा सकता है, तो फिर लोग क्या करते हैं कि थोड़ी बैड प्रैक्टिस यूज करते हैं। लाइक वो बाय का ऑर्डर डालते बट वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने देते, मतलब थोड़ा कम प्राइस पे उनको बाय करना था। लाइक वो लिमिट ऑर्डर का वर्क कंसेप्ट है, बस उसमें वो क्या करते हैं कि थोड़ी बैड प्रैक्टिस यूज करते इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द मार्केट। तो वही रहता कि उस चीज को रोकने के लिए अपने को रेगुलेटर चाहिए, मतलब कोई बैड प्रैक्टिस यूज नहीं होनी चाहिए। और फिर जो कंपनीज रहती वो भी एक मतलब जो जिनका आईपीओ वगैरह है स्टॉक मार्केट में, वो भी एक कंपनी अच्छी फंक्शनल कंपनी रहनी चाहिए जिसका कोई मतलब बैलेंस शीट्स वगैरह एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, तो वही कंपनी मतलब स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकती है ऐसा। तो ये सब मैनेज करने के लिए क्या रेगुलेटर होता है। अभी फिलहाल इंडिया में एक रेगुलेटर है, उसको बोलते हैं सेबी। लाइक उसका लॉन्ग फॉर्म है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और रेगुलेटर की जरूरत क्यों है वो तुमको ये चीज तो पता ही चल जाएगा कि जो अपन ने अपना हर्षद मेहता का, थैंक्स टू हर्षद मेहता, कि जिसकी वजह से अपने को ये सेबी का ये पूरा लाइक ही वाज अ गुड गाय, मतलब लोग बहुत समझते कि उसको उसने लूप होल निकाले, बट वो लूप होल का गलत तरीके से इस्तेमाल किया उसने। बट ठीक है ठीक है, वो बाहर का कंसेप्ट है। अभी जो सेबी का जो मेन ये है कि जो मेन एम उनके वो ये है कि द स्टॉक एक्सचेंजेस कंडक्ट इट्स बिजनेस फेयरली, or the stockbrokers and sub-brokers conduct their business fairly, like they should not charge more than 2.5% per trade, ऐसा वगैरह वो पूरे जो रूल्स है वो सभी से भी ये करता है। Participants don't get involved in unfair practices like I told the हर्षद मेहता केस। और फिर उसके बाद corporate don't use the market to unduly benefit themselves। हाँ, सत्यम कंप्यूटर्स का एक बहुत मतलब बहुत अच्छी स्टोरी है वो, अगर तुम गूगल भी कर लोगे तुमको पता चल जाएगा कि लाइक क्या हुआ था। मतलब बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ कर ली थी, बट फिर वो क्रैश कर गई थी वो कंपनी वो। और यस बैंक के साथ भी वैसा हुआ, मतलब वो अच्छी कंपनी थी बट उसमें जो मैनेजमेंट था वो पूरा प्रॉब्लम हो गया था, अपन ने लास्ट सेशन में शायद डिस्कस किया था उसे। और फिर द स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड, मतलब मार्केट मैनिपुलेटर्स नहीं होने चाहिए ज़्यादा। अगर अपन जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने को भी एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करते आना चाहिए। लाइक ऐसा भी नहीं कि बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे पूरा मार्केट को वोलाटाइल कर रहे हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक कर रही है, बहुत ज़्यादा कम कर बहुत लो मार रही है, लोअर सर्किट हिट हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। लार्ज इन्वेस्टर्स विथ ह्यूज कैश पाइल शुड नॉट मैनिपुलेट द मार्केट। हाँ ये वही है, मतलब अगर ज़्यादा कैपिटल रहा तो फिर तुम ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत सारे ऑर्डर डाल दिए और पूरे तुम मार्केट में एक फियर जनरेट कर रहे हैं या फिर सेल के ऑर्डर डाल दिए तो फिर विक्स की वैल्यू को तुम मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक 2008 या 9 के अराउंड एक केस हो गया था वो यूएस मार्केट में। वो एक इंडियन बंदा ही था, उसने ज़्यादा ऑर्डर डाल दिया तो पूरा मार्केट कुछ सेकंड के लिए क्रैश कर गया था, बट वो फिर से रिकवर कर गया। वो हुआ था, उसने बहुत सारे सेल ऑर्डर डाले थे बट पूरा मार्केट क्रैश हो गया था उसकी वजह से, पूरा विक्स की वैल्यू बहुत बढ़ गई थी उस टाइम पे। विक्स इज नथिंग बट वोलेटिलिटी इंडेक्स, कि मतलब मार्केट में कितना फियर है वो तुमको दिखाता है। इंडिया विक्स, इंडिया के मार्केट में इंडिया विक्स यूज होता है, वो कितना मतलब लोग सेलिंग साइड में कितना जा रहे हैं और बाइंग साइड में कितना जा रहे हैं वो तुमको उससे पता चलता है इंडिया विक्स के। और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट में गुड प्रैक्टिस एकदम फॉलो होने को ना, उसके लिए वगैरह रेगुलेटर यूज होता है। ठीक है,
Okay, so corporate actions, ये थोड़ा important topic है. So corporate actions are nothing but the initiatives taken up by the corporate entity that bring in any change to its stocks. तो बहुत सारे टाइप के कॉर्पोरेट एक्शंस रहते हैं और इससे क्या होता है कि जो भी कंपनी कोई एक्शंस ले रही है उसके मतलब शेयर्स के अकॉर्डिंग, और उससे अपन थोड़ा मतलब ये कर सकते हैं, इसका जज कर सकते हैं कि मतलब ये कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है या फिर नहीं कर रही है. तो कॉर्पोरेट एक्शन इज इनिशिएटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय द कंपनी शेयर होल्डर्स. मतलब इससे जो बेनिफिट या फिर लॉस होगा वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को होता है, और जो भी एग्जीक्यूशन होता है इसका वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. ठीक है ना. अभी देखते कि कॉर्पोरेट एक्शंस कौन से टाइप होते हैं. तो सबसे पहला होता है यार डिविडेंड. अभी डिविडेंड क्या होता है कि अगर मान लो कोई कंपनी कोई अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो क्या करेगी कि जो भी उसने प्रॉफिट जनरेट किया है ना वो उसके शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देती है. लाइक जो भी उसका, अगर तुम मान लो तुम्हारे पास विप्रो के 10 शेयर है ना, और फिर एक 3 मंथ के अंदर विप्रो ने मान लो कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट किया और उसने डिसाइड किया कि जो भी हमने प्रॉफिट जनरेट किया है वो अपन अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देंगे. तो अगर उन्होंने डिसाइड किया कि हम 50 रुपीज पर शेयर बांट रहे हैं, जो भी उनका प्रॉफिट का अमाउंट है उसमें से वो पूरा डिवाइड करके तो फिर 50 रुपीज पर शेयर बांट रहे हैं, और तुम्हारे पास 10 शेयर है ना, तो फिर क्या होगा कि तुम्हारे अकाउंट में डायरेक्ट 500 रुपीज आ जाएंगे. मतलब जो भी कंपनी का प्रॉफिट है वो पूरे शेयर होल्डर के इसमें आ जाता है. तो दीज आर नथिंग बट डिविडेंड्स. और उसके बाद होता है बोनस इश्यू. अभी बोनस इश्यू क्या रहता है कि जो भी अगर कोई कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स है उनको नहीं क्या एक शेयर्स मतलब उनको एज अ गिफ्ट भी देती है, या फिर इंस्टेड ऑफ गिविंग द प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स दे गिव मोर शेयर्स टू द देयर शेयर होल्डर्स. मतलब वो ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास भाई 500 पे 10 शेयर है, मतलब 500 रुपीज पे 10 शेयर है, तुम्हारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया अभी 5000. बट अगर तुमको वो कंपनी बाकी और 10 शेयर दे रही तो वो ऐसा नहीं करेगी कि तुमको 500 रुपए में ही वो बाकी 10 शेयर देगी. ऐसा नहीं होता है. वो तुमको बाकी 10 शेयर देगी बट वो प्राइस कम रहेगा उसका. मतलब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उतनी रह जाएगी एट द एंड ऑफ द डे. मतलब जो तुम्हारे पहले 10 शेयर थे, मतलब 500 पे जो 10 शेयर थे, उसके बाद तुमको कंपनी दे रही है, तुमको फिर से 10 शेयर दे रही है. तो वो क्या करेगी, तुमको जो 10 शेयर दे रही ना वो उसको शेयर्स की प्राइस हो जाएगी तब 250 रुपीज. मतलब तुम्हारे पास अभी टोटल शेयर तो 20 है बट वो एक शेयर की वैल्यू उसकी 250 रुपीज है. तो फिर भी तुम्हारा कुछ भी करके वो जो वैल्यू है उसका टोटल वो 5000 ही रहेगा ऐसा. उससे बस अगर तुम मान लो कि अगर जब भी ग्रोथ होगी तो तुम्हारा मतलब वो जो प्रॉफिट का ये है वो थोड़ा ग्राफ बढ़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं. पहले तुम्हारा इसमें अगर 1 रुपए से भी बढ़ा तो तुम्हारी इसकी वैल्यू तुम्हारा जो पीएनएल है वो 10 रुपए से अफेक्ट होता है. बट अगर अभी तुम्हारे इसमें 10 रुपए की ये आई तो फिर तुम्हारा पीएनएल 20 रुपीज से ही हो जाएगा. उससे ही प्रॉफिट रहता है उसमें. बाकी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जितना भी किया तुमने वो सेम ही रहता. ऐसा नहीं कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा ऐसा. और स्टॉक स्प्लिट, ये तब कंडीशन तब आती जब कंपनी को लगता कि हमारा जो है ना शेयर का प्राइस वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया. लाइक एमआरएफ का अभी शेयर का प्राइस बहुत हाई है, तो फिर और उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते. लाइक देयर आर पीपल हु जस्ट इन्वेस्ट 10,000, तो वो एमआरएफ का शेयर कभी बाय नहीं कर सकते ना. और मोस्टली लोग इतने ही रेंज में मतलब इतने ही रेंज में रहता सबका कैपिटल. लाइक किसी का 10 रहेगा, किसी का 20 रहेगा. बड़े बड़े प्लेयर्स भी रहते हैं बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं वो जनरली एक ही दिन में 10,000 या फिर 20,000 का ही ट्रेडिंग करते हैं. तो फिर वो एमआरएफ पर ये वगैरह बाय नहीं कर सकते. तो फिर उसमें कैसा वो लिक्विडिटी नहीं आती. लाइक कोई भी उसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता ना, जो बड़े प्लेयर्स है वही इन्वेस्ट कर सकते. तो फिर उसमें मूवमेंट नहीं आता है वो उसमें. तो फिर उस केस में कंपनी क्या करती है कि उसके स्टॉक को स्प्लिट कर देती, मतलब उसको प्राइस को आधा कर देगी वो, और उसके मतलब डबल हो जाएगा वो प्राइस, ऐसा कर देती. सो दीज आर नथिंग बट स्टॉक स्प्लिट होता है वो. और जनरली जब ये प्राइस एकदम बढ़ जाती है और लगता है कि लिक्विडिटी कम है अभी, मतलब लोग बाय नहीं कर रहे, इजीली बाय नहीं कर पा रहे, तो वो स्टॉक को स्प्लिट कर देते हैं, मतलब आधी प्राइस हो जाती है उसकी. ठीक है. और उसके बाद आता है यार राइट्स इश्यू. ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि इसमें कंपनी ट्राई करती कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द इन्वेस्टर्स दे ट्राई टू गेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम देयर ओन शेयर होल्डर्स. मतलब जो भी शेयर होल्डर है वो कंपनी के ऑलरेडी, जो भी मतलब जिनके पास भी वो शेयर्स है वो कंपनी क्या करेगी कि उनको और शेयर्स देने का ट्राई करेगी, बट वो कम प्राइस में, जो एक्चुअल प्राइस चल रही है ना उससे थोड़ा कम प्राइस में देगी. मतलब उनको रेवेन्यू तो मतलब इन्वेस्टमेंट तो आएंगे बट वो इसका भी फायदा होना चाहिए ना कि जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब जो उनके शेयर होल्डर्स है वो अगर ज्यादा शेयर ले रहे
तो फिर ऐसा नहीं कि वो जो प्राइस चल रही है अभी उसी में लेंगे, उनको भी तो थोड़ा कंपनी को ये करना पड़ेगा कि हम तुमको कम प्राइस में देते, तुम हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो। और फिर अगर वो शेयर होल्डर को लगता है कि हाँ कंपनी पे मेरे को भरोसा है अभी भी, तभी जाके वो इन्वेस्ट करेगा ना। तो फिर वही रहता है कि राइट्स इश्यू राइट्स इश्यू का मतलब, तो वो शेयर होल्डर्स को वो कंपनी शेयर देगी, बट मतलब वो रेवेन्यू जनरेट करने का ट्राई करते और इन्वेस्टमेंट लाते खुद के शेयर होल्डर से ही, बाकी किसी और जगह पे नहीं जाते। और वो कंपनी ट्राई करती है कि उनको कम से कम प्राइस में वो शेयर्स देंगी, मतलब जो एक्चुअल ये चल रहा है बट उसको बस कम प्राइस में दे देती है जो शेयर होल्डर्स हैं उनको। ये होता है राइट्स इश्यू। उसके बाद आता है बाय बैक ऑफ शेयर्स। ये तब होता है यार जब कंपनी ने क्या आउटस्टैंडिंग शेयर्स को नहीं क्या कम करना चाहती है। मतलब जो भी शेयर्स मार्केट में पड़े हैं ना, अगर मान लो किसी कंपनी के 1 लाख शेयर है और उसमें से 50,000 शेयर कंपनी के पास है, बट 50,000 शेयर वो इसमें स्टॉक मार्केट में पड़े, मतलब 50% उनके पास टेक्स वो पड़े उनके खुद के पास है, बट बाकी पब्लिक है ना। तो फिर मतलब 50,000 शेयर अभी भी स्टॉक मार्केट में घूम रहे हैं और लोग उनको बाय कर रहे, सेल कर रहे, वो चल रहा है उनका एक्सचेंज। बट अभी कंपनी इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, और वो चाहती है कि उनको पता है कि अगर अभी नेक्स्ट कुछ सालों में ये अभी अपना रेवेन्यू अच्छा आने वाला है, तो वो क्या करेगी, जो भी उसका पब्लिकली शेयर्स पड़े ना वो खुद ही बाय कर लेती है। मतलब वो बाहर जो रेवेन्यू जनरेट होगा, लाइक अगर वो कंपनी उनको पता है कि अच्छा परफॉर्म करेगी तो उनके शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे ना। तो फिर कंपनी नहीं चाहती है कि उनके, और कंपनी को पता है, वो खुद इतना कॉन्फिडेंट है कि वो उनके शेयर के प्राइस बढ़ने वाले, तो वो रेवेन्यू को वो ये खुद के पास ही रखने के लिए वो क्या करते हैं, शेयर्स बायबैक करते हैं। और वो बायबैक करने के लिए वो क्या करेगी, ऐसा समझ लो कि कंपनी को करंट जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो समझ लो 2000 चल रहा है, और कंपनी को लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर की या फिर 3 साल के अंदर अंदर वो वैल्यू 3,000 तक पहुंचने वाली है। तो कंपनी क्या करेगी, जो भी उनके शेयर होल्डर्स है उनको थोड़ा करंट प्राइस से थोड़ा ज्यादा इसमें उनको वो शेयर्स की प्राइस दे देगी और शेयर्स को खुद के पास रख लेगी। लाइक अभी 2000 चल रहा है, कंपनी को लगता कि उसकी प्राइस जाने वाली है 3000 तक, तो वो क्या करेगी, 2100 या फिर 2200 के आसपास वो उनको ऑफर करेगी कि तुम हमको शेयर्स वापस दे दो कंपनी को। ठीक है, और फिर जिनको लगता है कि ठीक है ये अच्छी डील हो सकती है, जो शेयर होल्डर्स को लगता है कि अच्छी डील हो सकती है, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो शेयर्स कंपनी को दे देती है, मतलब वो बायबैक कर लेती है वो शेयर कंपनी। तो यही होता है बायबैक। और फिर मतलब ये तभी होता है जब कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो खुद उनकी वैल्यू बढ़ने वाली है, और वो रेवेन्यू को रिटेन करने के लिए, अपने पास ही रखने के लिए, वो रेवेन्यू को कंपनी की ग्रोथ से जो प्रॉफिट होगा वो खुद के पास ही रखने के लिए कंपनी ऐसा करती है। इंस्टेड ऑफ instead of the shareholders should enjoy the profit, they think that we should keep our profits with us। यही होता है बायबैक ऑफ शेयर्स। भैया समझा? हाँ बोल। अभी इन्फोसिस ने बायबैक किया के लिए दिया है ना 1750 के लिए, तो अभी हम खरीद सकते हैं, तो वो आगे ही बढ़ने वाला है ना। हाँ तुमको अगर लगता कि हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो कंपनी बायबैक कर रही है, अरे मतलब उसको खुद पे कॉन्फिडेंस है ना, कोई ऐसे ही देख देख बायबैक नहीं देख देख करते। कंपनी बायबैक कर रही है इन्फोसिस, सही बात है। पर जो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर रही है वो कुछ 90,000 है। तो जो उसकी वॉल्यूम, 9,000 टू करोड़। हाँ 9,000। हाँ, तो वो जो वैल्यू है ना, मतलब वो जो काउंट है, वो उसके मार्केट में जितने शेयर्स है उसका 1% भी नहीं है। मतलब उस दिन मैंने देखा था, किसी ने तो पूछा था तब। तो जो वो बायबैक कर रही है 1650 के आसपास, तो वो सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। और बायबैक करने के बाद ऑब्वियसली उसकी मार्केट प्राइस कम होगी, इसलिए अभी उसमें सेलिंग आ रही है रादर देन बाइंग। और जिसके शेयर्स बायबैक होने वाले हैं, वो वो लोग होते हैं जो जिसके पोर्टफोलियो में बहुत पहले से, लाइक जिसका इन्फोसिस का और इन्वेस्टर का जिसका रिलेशन अच्छा है, लाइक जुना पुराना रिलेशन है, तो उनको पहली प्रायोरिटी रहती बायबैक की। सबके ओके शेयर्स बायबैक नहीं होने वाले हैं। ओके। तो रिटेल इन्वेस्टर्स वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, और फिर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग साइड में बैठते हैं, और ये न्यूज़ सुनकर रिटेल इन्वेस्टर बाइंग करते हैं और फिर लॉस बुक करते हैं। तो जो भी न्यूज़ आई है उसको ठीक से पढ़ो, नहीं समझ रही है किसी और को पूछो, अगर सामने वाले को भी नहीं समझ रही है तो छोड़ दो।
ठीक है